सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं अपनी मॉर्निंग की क्लास में। हालांकि आज की क्लास जो है वो मॉर्निंग में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग मोस्टली बात करते हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में भी जो टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वीक से जो हमारी जो क्लास हो रही है वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग टॉप 25 जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो दो हफ्ते से लगभग जो क्लास हो रही थी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास थी। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और टॉप 25 प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन सबको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो हमारे चैनल पर नए वीडियो अपलोड होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो हों, वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड में आप हर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और लाइव आने का प्रयास करिए। और सबसे पहले बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है, कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस ज्योग्राफी के टॉप 25 सेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भूवैज्ञानिक अनुक्रम के संदर्भ में सही कालानुक्रमिक क्रम, भूवैज्ञानिक अनुक्रम के संदर्भ में सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें भारत के लिए दिए गए भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी निर्माण के आधार पर, भूवैज्ञानिक का मतलब जो मिट्टी से संबंधित वैज्ञानिक है उनके अनुसार उत्पत्ति के आधार पर आपको क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम सही है। पहला हिमालय, प्रायद्वीप भारत, भारत गंगा मैदान और थार रेगिस्तान, ये क्रम सही है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, हिमालय, भारत का गंगा मैदान या थार रेगिस्तान, ये सही है। या प्रायद्वीप भारत, हिमालय, थार रेगिस्तान, भारत के गंगा के मैदान, ये वाला सही है। या हिमालय, भारत गंगा के मैदान, थार रेगिस्तान, या फिर प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला सही है। ठीक है, मतलब सभी में ये ऑप्शन 4 पार्ट में अलग अलग हैं, लेकिन है सेम में, बस उनका जो ऑर्डर क्रम है यानी ऑर्डर जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, वही हमें आपको यहां पर बताना है। ठीक है, बताइए सबसे पहले ये आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका सही क्रम बनने का क्रम है, इसका सही क्रम है प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले दरअसल में जो निर्माण हुआ यानी भारत में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण तब हो गया था जब भारत गोंडवाना क्षेत्र का भाग था। ठीक है, और गोंडवाना से भारत एशिया महाद्वीप में आ गया, और इसका मतलब इसने अपना ध्रुव जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव चेंज कर लिया। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में बनने वाले ऑप्शन 2 हैं, एक तो बी और सी। उसके बाद कौन सा इसका ऑर्डर सही होगा, उसके बाद बना है हिमालय। उसके बाद कौन बना है, हिमालय। तो इसके बाद बना हिमालय, और हिमालय तब बना जब भारत दक्षिण ध्रुव से कहां शिफ्ट हो गया, उत्तरी ध्रुव में, तो हिमालय। तो देखिए यहां पर भी हिमालय है, अब तक तो सेम ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब उसके बाद आपको देखना है कि बी में आपका है भारत के यानी गंगा के मैदान, और डी में सी में आपका है थार रेगिस्तान। इसमें से पहले कौन बना, ठीक है, तो थार रेगिस्तान बाद में बना है, उसके बाद बना है गंगा का मैदान, क्योंकि हिमालय से ज्यादातर नदियों की उत्पत्ति हुई और नदियों का पानी मैदानी क्षेत्र में आया, और मैदानी क्षेत्रों में आने के कारण मैदान बने। उन्हीं में से एक मैदान था गंगा का मैदान। और सबसे बाद में जो बना है वो बना है थार, सबसे बाद में बना है थार रेगिस्तान। इसका सही सीक्वेंस यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर होगा बी, फटाफट लगा लीजिए इसका आंसर। ठीक है, हम लोग एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या में भी वही सब चीजें हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक अनुक्रम के संदर्भ में सही कालानुक्रमिक क्रम नीचे दर्शाया गया है। प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय, भारत गंगा का मैदान, थार रेगिस्तान। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। भूवैज्ञानिक समय मानक कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है जो स्तर की का मतलब होता है क्रम के आधार पर को समय के साथ जोड़ती है। यह स्तरिक सारणी यानी जो स्तरिक सारणी है या टेबल है, ये
जीवाश्म वैज्ञानिकों तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक इसका प्रयोग धरती के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई सभी घटनाओं का समय अनुमान करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार चट्टानों के अधिक पुराने स्तर नीचे होते हैं और नए स्तर ऊपर होते हैं, उसी प्रकार इस सरणी में पुराने काल, ठीक है, और उसकी घटनाएं नीचे हैं, जबकि नवीन घटनाएं ऊपर पहले दी जाती हैं। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जिसका हम लोग जिससे अध्ययन करते हैं उससे कहते हैं स्तर की सारणी। स्तर की सारणी इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोग्राफिक टेबल, जिसके आधार पर हम किसी की आयु का पता करते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार बताया गया कि पृथ्वी की आयु जो लगभग है वो 4.54 अरब, मतलब मान के चलिए साढ़े चार अरब वर्ष पहले लगभग पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो इसमें एक पर्टिकुलर रीजन दिया था, कब कब कौन बना, पहले कौन बना, बाद में कौन बना, उसका सीक्वेंस मैं पहले ही बता चुका हूं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन चम्बल बीहड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मतलब इसमें से कौन सा जो अपर्दन है, अपर्दन का मतलब होता है कटान, ठीक है, अपर्दन या कटान, चंबल नदी है, और चंबल बीहड़ का मतलब चंबल का वो इलाका जहां काफी घास फूस का मैदान है और वनीय क्षेत्र है, उन बीहड़ों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो नंबर ए ऑप्शन है इस पैलेस, रेल, सीट या गली, बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा गली। इसका आंसर क्या होगा, गली, ठीक है। कैसे होगा वो जरा देख लेते हैं। चंबल के बीहड़ बनाने से कृषि भूमि में मिट्टी का नुकसान काफी बढ़ जाता है और कृषि की उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। भूस्थानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए निचली चंबल घाटी की खस्ता हालत पटरियों के अल्पकालिक गली के कटाव और फैलने की दर की समीक्षा से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान बीहड़ और दोनों यानी बीहड़ क्षेत्र और सीमांत दोनों भूमि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बीहड़ क्षेत्र कृषि को काफी नुकसान पहुंचा रहा है जो चंबल के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, और चंबल नदी के आसपास ही या चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र के आसपास ये एरिया पाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, फसल चक्र का क्या मुख्य लाभ है। मतलब फसल चक्र का क्या मुख्य लाभ है। सिंचाई की कम आवश्यकता, मातम का उन्मूलन, मृदा की उर्वरता का संरक्षण, भूमि के एक ही टुकड़े में एक से अधिक उगाने की सुविधा। तो फसल चक्र पहले होता क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फसल चक्र का मतलब होता है, ठीक है, फसलों को क्रम के आधार पर, फसलों को क्रम के आधार पर, उनकी उर्वरा शक्ति के आधार पर फसलों के नियमों में बदलाव करना है। यानी हम ऐसा नहीं है कि एक फसल चक्र के आधार पर एक ही फसल को बोएंगे। फसल चक्र का मतलब होता है फसल चक्र के नियमों का पालन करिए और एक के बाद एक फसल का उपयोग करिए, ठीक है। जैसे रबी की फसल आई तो जरूरी नहीं कि रबी की फसल में हर बार हम गेहूं को उगाएं। अब रबी की फसल में अगर हर बार गेहूं उगाएंगे तो उससे गेहूं की उत्पादकता घटेगी। तो आप क्या करेंगे, रबी की कोई अन्य फसल जैसे सरसों हो सकता है, जैसे आलू हो सकता है, जैसे मटर हो सकता है, आप उसको गेहूं की बजाय उगा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, अपनी फसलों के क्रम में परिवर्तन करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने रबी, खरीफ, जायद सभी फसलों में एक एक फसल निश्चित कर ली, और मोस्टली किसान ऐसा ही करते हैं जिससे फसलों की उत्पादकता घट जाती है। तो ये कहलाता है फसल चक्र। अब इस हिसाब से देखें तो फसल चक्र का मुख्य लाभ कौन सा होगा अगर आपकी नजर से देखा जाए तो फसल चक्र का लाभ सिंचाई की कम आवश्यकता है, नहीं, सिंचाई की कम आवश्यकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मातम का उन्मूलन यानी इरिटेशन ऑफ वीड्स, यानी फसलों का कम और होना या फसलों की प्रक्रिया में बदलाव होना, ऐसा है, हो सकता है, लेकिन फसलों की प्रक्रिया का कम होना नहीं हो सकता, ठीक है। मृदा की उर्वरता का संरक्षण, बिल्कुल ये सही है। मृदा की उर्वरता का संरक्षण का मतलब है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत होगी, ठीक है। और कह रहा है कि भूमि के एक ही टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने की सुविधा, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसमें से हमें एक ही सही लगाना है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन लगा सकते हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन डी की तुलना में ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, फसल चक्र का मुख्य लाभ मृदा की उर्वरता का संरक्षण है। फसल चक्र का मुख्य लाभ मृदा की उर्वरता का क्या करना है, संरक्षण करना है। मृदा संरक्षण प्रथाओं का एक संयोजन है, ठीक है, जिसका मुख्य उपयोग मिट्टी को क्षरण से बचाने के लिए किया जाता है।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मृदा संरक्षण में मिट्टी को एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना जाता है, ठीक है। और यह पहचानना शामिल है कि सभी जीव जो मिट्टी को अपना घर बनाते हैं क्या एक उपजाऊ स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण निभाते हैं, ठीक है। तो मृदा की उर्वरता का मतलब है यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। और जब आप एक ही फसल को बार बार खेतों में बोएंगे तो उससे उर्वरा शक्ति घट जाएगी, ठीक है। तो हमें उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं घटाना बल्कि बढ़ाना है। अब उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे फसलें हैं जिनके आधार पर हमें अपनी फसलों को उगाना है, ठीक है। और जब उर्वरा शक्ति फसलों में बनती है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब घट जाती है तो उर्वरा शक्ति मिट्टी में कम हो जाती है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था 3 का सी। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अनुमानित राशि कितनी है। प्रारंभिक अनुमानित राशि कितनी है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अनुमानित राशि कितनी है। तो 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ या 54,000 करोड़ रुपया, कितनी राशि अनुमानित है। तो इसको, इसका प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए, कमेंट करिए। उससे पहले मैं बता देता हूं, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जो है वो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और दरअसल में ये तब की बात कर रहा है जब इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो वाजपेयी जी ने 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए भारत के 4 कोनों को एक सड़क मार्ग के रूप में मुख्यतः आवंटन किया या उसका परिरूप दिया, और इसी को कहा गया स्वर्णिम राजमार्ग चतुर्भुज योजना। अब कह रहा है कि इसके लिए राशि कितनी दी गई थी जब सबसे पहली बार, ठीक है। तो इसका आंकड़ा था 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ राशि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी पढ़ते हैं इसकी, कुछ और भी व्याख्या है जो हमने इसमें दे रखी है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक, कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज है, ठीक है, और इस कारण इसका नाम सार्थक है, ठीक है। इस मार्ग पर स्थित 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। ये 4 तो बड़े शहर हैं, लेकिन इनके अलावा भी और शहर पड़ेंगे। अहमदाबाद, जैसे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद दिल्ली और मुंबई के बीच में पड़ेगा। इसको जोड़ने का काम किया। बेंगलुरु भी पड़ेगा। बेंगलुरु कहां पड़ेगा? ये बेंगलुरु पड़ेगा चेन्नई से मुंबई के बीच में। भुवनेश्वर पड़ेगा चेन्नई से कोलकाता के बीच में। जयपुर भी कहां पड़ेगा? जयपुर पड़ेगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। कानपुर पड़ेगा दिल्ली से कोलकाता के बीच में, ठीक है। पुणे, ठीक है। सूरत, गुट्टूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, ये कुछ अन्य शहर हैं जो दरअसल में यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 4 शहरों के बीच में ही ये सारे शहर पाए जाते हैं। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे 5वीं परियोजना रही, यानी ये सबसे बड़ी सड़क मार्ग योजना रही और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना रही। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी ये 2001 में शुरू की गई थी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण था, जिसमें 5,846 किलोमीटर, ठीक है, 5,846 किलोमीटर जो लंबाई थी, और इसमें 6 लेन या 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ। इसकी लगभग कीमत 6 खरब या 600 बिलियन रुपया, या कह सकते हैं ये परियोजना 2012 में क्या हो गई? पूर्ण हो गई, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैंने बता दिए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफी की किस्म कौन सी है, ठीक है। ये किस्म पूछ रहा है, कॉफी की वैरायटी पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जो भारत में बड़े पैमाने पर कॉफी के रूप में उगाई जाती है। ओल्ड चिक, ये सभी कॉफी की प्रजातियां हैं। कुर्ग, अरेबिका या केंट, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है कॉफी की प्रजाति, उसका नाम क्या है? केंट, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, केंट के बारे में। देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफी की किस्म केंट है। भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफी की किस्म केंट है। भारतीय कॉफी की 4 मुख्य वनस्पति किस्म हैं। भारतीय कॉफी की कितनी? 4
मुख्य वनस्पति किस्में हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत में 4 ही किस्में हैं, जिसमें से केंट एस, ठीक है, कावेरी, सिलेक्शन 9 पॉइंट, ये थोड़ा सा कुछ नाम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, एक नाम केंट हो गया, एक हो जाएगा S.795 पॉइंट में आंसर है, एक कावेरी प्रजाति, एक सिलेक्शन 9। 1920 के दशक में भारत में अमेरिका की सबसे पुरानी किस्म को केंट के नाम से जाना जाता है। यह नाम मैसूर में दो दे नगुदा एस्टेट के एक अंग्रेज थे, जिनका नाम था L.R. केंट के नाम पर दिया गया था। संभवतः भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली अरेबिका S.795, तो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में अरेबिका है, जिसे इसके संतुलित स्वाद और मोक्का के फ्लेवर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका 5 का डी ऑप्शन, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 क्वेश्चन पढ़िए। भारत में सबसे बड़ा मुहाना नदी के मुहाने पर है। कौन सा मुहाना सबसे बड़ा मुहाना नदी के किनारे पर है? हुगली मुहाना। मुहाना का मतलब होता है नदी का किनारा, यानी ऐसा नदी का किनारा या वो नदी का किनारा या वो नदी का क्षेत्र जो किनारे के रूप में है, वो कौन सा है? हुगली है सबसे बड़ा, भागीरथी है, गोदावरी है या कृष्णा है? ये कृष्णा होगा, ठीक है। बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सबसे बड़ा मुहाना दरअसल में हुगली है, हुगली, ठीक है। हुगली नदी भी है जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गंगा के प्रमुख मुहानाओं में से, यानी गंगा के प्रमुख मुहानाओं में से एक भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी हुगली मुहाना नदी है, ठीक है। हुगली मुहाना नदी है, जिसकी चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक है, और यह जैव विविधता का समर्थन करने वाला एक जीवित मुहाना है। मतलब इसमें जैव विविधता के लक्षण भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यह पॉइंट याद रखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई है, और यह जैव विविधता का समर्थन करती है, ठीक है। और हिल्सा मत्स्य पालन यानी जो हिल्सा स्थान है जहां मछलियां पाली जाती हैं, और प्रसिद्ध सुंदरवन मैग्रोव वन, यहाँ सुंदरवन के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और इसके अलावा सुंदरवन जो डेल्टा में पाए जाते हैं के लिए भी जाना जाता है। यानी ये हुगली के आसपास के क्षेत्र में ही स्थित है, और इसी हुगली के मुहाने पर ही सुंदरवन डेल्टा है, और इसी सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन मैग्रोव वन पाए जाते हैं, जो भारत में डेल्टाई क्षेत्र में स्थित पड़ता है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मुहाना नदियों में से एक है, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी मुहाना नदी और कोई नहीं है, वो हुगली नदी है, जो गंगा नदी का भाग है, जिसकी चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर के बीच में है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम 7 देखते हैं। वह अवधि जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है। वह अवधि जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है। समय पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। भारत में जो मानसून होते हैं, वो 2 प्रकार के मानसून होते हैं। मानसून कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो मुख्य मानसून, प्रमुख मानसून, जो प्रमुख मानसून है वो कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये पानी लेता है अरब सागर से, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर अरब सागर मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर मानसून भी कहते हैं।
एक दूसरा मानसून भी है भारत में, ठीक है। ये मानसून दरअसल में प्रमुख मानसून नहीं है, अन्य मानसून, इसको हम अन्य में डाल देंगे क्योंकि प्रमुख मानसून यही है। और ये दरअसल में मानसून दक्षिण पूरब मानसून है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन दक्षिण पूरब है। और ये मानसून जो पानी लेता है वो पानी लेता है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये दो प्रकार के मानसून भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि ये दोनों ही मानसून ज्यादातर पानी लेते हैं केरल के तट से, ठीक है, लेकिन केरल के तट से। लेकिन जो अन्य मानसून वाला है ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, ये कुछ पानी बंगाल की खाड़ी से लेता है, लेकिन ये लौटते हुए लेता है। प्रारंभिक मानसून केरल के तट से ही पाया जाता है। मुख्य मानसून होता है भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अरब सागर मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि वह अवधि जिसके द्वारा भारत देश में, किसकी बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये कब होती है, ठीक है, मतलब वह अवधि जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है, ये कब होती है? ये ज्यादातर शुरुआत में 1 से 10 के बीच होती है, 10 से 20 जून के बीच में होती है, 20 से 30 जून के बीच में होती है, या 1 से 15 जुलाई के बीच में होती है। इसका आंसर लगाना है, शुरुआत के आधार पर लगाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। मैंने प्रश्न समझा दिया आपको, क्या आंसर होगा इसका बताइए, कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा, दरअसल में केरल के तट से जब मानसून चलता है तो वो जून के प्राथमिक सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में ये काम कर देता है। तो प्रथम सप्ताह जून का कौन सा आएगा? पहला वाला। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए। अभी मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी समझाता हूं कैसे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है, ठीक है, और सितंबर तक ये समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिण से आने वाली वाष्प से लदी हवाएं या भरी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और दो हिस्सों में, ये दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक भाग अरब सागर की शाखा कहलाती है और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल शाखा कहलाती है। इसे ही हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अरब सागर की शाखा पहले केरल में 1 जून के आसपास दाखिल, 1 जून के आसपास के समय में दाखिल होती है और बाद में ये पश्चिमी घाट के कोंकण एवं गोवा की क्षेत्र बढ़ती है और 10 जून तक ये मुंबई में पहुंच जाती है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल शाखा, जो बंगाल की खाड़ी, इसे पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, हालांकि बंगाल की खाड़ी की शाखा भी कहते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और जहां से ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलती है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और थोड़ा पानी बंगाल की खाड़ी से लेते हुए पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों मानसून समाप्त हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर का समय आता है, तो मानसून जब समाप्त हो जाते हैं तो वहां से लौटते हुए बादल भी कुछ वर्षा करते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि जब दक्षिण से मानसून उत्तर की तरफ चलती है, जब दक्षिण से मानसून उत्तर की तरफ चलती है तो जितने तेज उसके समय, यानी जितनी स्पीड उसके ऊपर पहुंचने में होगी, मतलब मान के चलिए उसकी स्पीड ऊपर पहुंचने में काफी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून जा रही है, वो काफी तेज गति से जा रही है, तो जितना समय वो जाने में लेगी, जितना समय वो जाने में लेगी, ठीक है, जितना अधिक समय जाने में लेगी उतना कम समय वो आने में लेगी। अगर उसको जाने में ज्यादा समय लगा तो आने में समय नहीं लगेगा, यानी जाने का समय और आने का समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अपोजिट है, ठीक है। तो कहा जाता है जैसे ही बादल समाप्त हो जाते हैं वैसे ही मानसून बहुत धीरे धीरे आती है और जब केरल के तट के आसपास, केरल के तट के आसपास, इसके अलावा कर्नाटका के आसपास और विशेषकर आंध्र और तमिलनाडु के आसपास ये वर्षा वृष्टि वाले क्षेत्र होते हैं, यहां वर्षा नहीं होती और ये लौटते हुए मानसून के रूप में यहां बारिश करते हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका 7वां। चलिए अब चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वाधिक व्यापक मृदा, भारत की सर्वाधिक व्यापक मृदा आवरण में शामिल है, मतलब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा मृदा कौन से आवरण में शामिल है, ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, ठीक है। तो ए सी बी, थोड़ा विकल्प इसके आगे पीछे हो गए हैं, चलिए कोई दिक्कत, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पहले लिख दिया ए सी बी डी। बताइए लेटेराइट है, जलोढ़ है, काली है, दलदली है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले जब हिमालय बना, सबसे पहले जब हिमालय बना तो हिमालय में ग्लेशियर बने, ग्लेशियर से नदियां बनी, नदियों का पानी कहां आया? निम्न क्षेत्रों में, निम्न क्षेत्रों में आए तो निम्न क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र थे और उन ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में जब नदियों का पानी प्रवाहित हुआ तो नदियों के पानी ने उस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को काटा,
अपर्दन किया, तलछट किया, तो ऐसी स्थिति में कुछ कुछ मैदान बने, कुछ कुछ मैदान बने, और मैदान बने, मैदान में भी सबसे पहले जो मिट्टी बनी वो मिट्टी बनी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि काली मिट्टी वो मिट्टी है जो सबसे पहले बनी, क्योंकि काली मिट्टी जो बनी है वो बनी है ज्वालामुखी से, ठीक है। कहां से बनी है? ज्वालामुखी से। और कहा जाता है महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास गोंडवाना क्षेत्र है, वहां से इस काली मिट्टी की क्या हुई है? उत्पत्ति। कुछ लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में ही एक पठार है, महाराष्ट्र कर्नाटक में एक पठार है जिसे कहते हैं दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार में सीढ़ियां थी, उन्हीं सीढ़ियों से बने हैं मुख्यतः मिट्टी, जिसका रंग कैसा हो गया था? ज्वालामुखी के लावा के कारण काला, इसीलिए नाम रख दिया काला मिट्टी। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी मिट्टी काली मिट्टी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो अपने अपने मत हैं, लेकिन ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक मात्रा किस मिट्टी की है? तो सबसे बड़े क्षेत्र में एक ही मिट्टी है, वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैली है। समझ में आ गया? भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैली है, और भारत में लगभग जितने प्रतिशत मैदान हैं उतने प्रतिशत ही ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? जलोढ़ का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सी वाला ऑप्शन सही है, जलोढ़। कैसे है वो हम जरा देख लेते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक मिट्टी है। ये लगभग भारत के 43% क्षेत्र में पाई जाती है, और भारत में 43% ही मैदानी भाग है। तो जितने क्षेत्र में भारत में मैदानी भाग हैं, ये वे मैदानी भाग हैं जिनका निर्माण हिमालय द्वारा किया गया। और इसमें दरअसल में 3 बड़े तंत्र आते हैं, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो इन तीनों तंत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, बेसिकली जो मिट्टी बताई गई है वो मिट्टी बताई गई जलोढ़ मिट्टी। तो कितने प्रतिशत एरिया में है? 43% एरिया में है। जलोढ़ अथवा एल्यूमिनियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए, मतलब इसको कहते क्या है? तो कहा गया कि जलोढ़ क्या है? जलोढ़, इसको जलोढ़ भी कहते हैं, इसे जलोढ़क भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अलुवियम। उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया है, ठीक है। यानी नदियों द्वारा जब बहाव प्रभाव क्षेत्र होगा तो नदियां उच्च स्थान से बहुत सारी चीजों को काट कर लाएंगी, अपने साथ अवक्षेपों को लाएंगी, जो अवक्षेप बने और उन अवक्षेपों से जो मिट्टी बनी उसे कह दिया जलोढ़। जलोढ़ शब्द बना है जल प्लस ओढ़ से। जल का मतलब पानी और ओढ़ का मतलब होता है बहाकर लाना। पानी अपने साथ जिन अवयवों को बहाकर लाता है, और उन बहाकर लाए गए अवयवों के साथ जो मिट्टी बनी उसी को कह दिया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। 8 का सी, 8 का सी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सदाबहार वर्षा वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भारत में अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, जैसे पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, जैसे सदाबहार वन होते हैं, जैसे अर्धशुष्क वन होते हैं, जैसे मरुस्थलीय वन होते हैं, जैसे मैग्रोन वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं, अलग अलग प्रकार के वन है। लेकिन अभी मैं सदाबहार वन की बात कर रहा हूं। सदाबहार वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से नीचे होती है वहां पाए जाते हैं, जहां वर्षा 50 से 100 में सेंटीमीटर वार्षिक होती है वहां पाए जाते हैं, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पाए जाते हैं, या जहां 200 से ज्यादा होती है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी वन हैं दरअसल में इनके पाए जाने की मुख्य प्रक्रिया या इनके वितरण की प्रक्रिया वर्षा के वार्षिक स्तर पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब जितनी वर्षा जहां होगी उसी आधार पर हमने वनों के नाम रख दिए, ठीक है। तो सदाबहार वर्षा वन वे वन होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा का जो स्तर है भारत में वो है 200 सेंटीमीटर या उसके आसपास। तो 200 सेंटीमीटर वाला एक ही विकल्प है, कौन सा? ये वाला, ठीक है, डी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी, 200 सेंटीमीटर वार्षिक या उससे अधिक, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध, भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा या उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है? ये भूमध्य रेखा के इधर उधर यानी अगल बगल में है, ठीक है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, और यहाँ वर्ष भर, यहाँ पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां
पूरी तरह से नहीं झड़ती, यानी यहाँ कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता, सूखा नहीं होता, इसलिए पत्तियां कभी नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, अब जब शुष्क नहीं होगा मौसम, ठीक है, तो पत्तियां झड़ने का मतलब ही नहीं, इसलिए सदाबहार वन है। दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी चीन के प्राकृतिक वनस्पति उपोष्ण कटिबंधीय विस्तृत सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी चीन एक समशीतोष्ण मानसून प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। गर्म, नम ग्रीष्म और ठंडी शुष्क सर्दियां इसकी विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय विस्तृत सदाबहार वन जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 25 इंच से लेकर 60 इंच, अगर इंच की बात करेंगे तो 25 इंच से 60 इंच के बीच में हो जाएगा, और वर्षा अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर, यानी 60 इंच या 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो पूरे वर्ष भर समान रूप से होती रहती है। पूरे वर्ष भर अच्छी तरीके से वितरित वर्षा क्षेत्रों को हर समय हरा भरा बनाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां, मतलब इसमें कुछ पेड़ हैं, जैसे ओक का पेड़ होता है, कपूर का पेड़ होता है, कैमेलिया का पेड़ होता है, मैग्नोलिया का पेड़ होता है, ये सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग ज्यादा थ्योरी बात करेंगे जब हम भारत की वनस्पतियों का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस प्रश्न में इतना ही, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थलाकृति पत्रक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थलाकृति पत्रक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है? भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, राष्ट्रीय एटलस एंड द थीमेटिक मैपिंग संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं एनएटीएमओ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी, या सर्वे ऑफ इंडिया यानी सर्वे ऑफ द इंडिया का मतलब एसओआई। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका 10वें का, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा सर्वे ऑफ द इंडिया। क्या होगा? सर्वे ऑफ द इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ द इंडिया। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। सर्वे ऑफ द इंडिया संगठन स्थलाकृति पत्रक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, ये भारत की सेंट्रल एजेंसी है। इसका गठन दरअसल में 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के संगठित करने हेतु किया गया था। भारत सरकार के पुरातनम अभियांत्रिक विभागों में से एक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक जो आकृतियां हैं उनको पब्लिश करती है, उनको छापती है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बनी, ये नक्शे बनाने का काम करती है, सर्वेक्षण करने का काम करती है, प्रकाशित करने का काम करती है। सेंट्रल एजेंसी है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था 1767 में, तब से लेकर ये भारत में आज तक काम कर रही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां देखिए, मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध है, न्यूज प्रिंट पेपर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, इस्पात संयंत्र या भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है नेपानगर। तो नेपानगर सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस है, ठीक है, नेपानगर कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो कागज का कोई ऑप्शन है यहाँ? देखिए, हाँ जी, न्यूज प्रिंटिंग पेपर, पेपर आ गया, तो इसका मतलब पी, न्यूज प्रिंटिंग पेपर की फैक्ट्री है, यहाँ कागज बनाने की फैक्ट्री है, इसके लिए फेमस है। ठीक है, और स्पेशली कागज में भी, पेपर में भी, ये विशेषकर जो कागज जो पेपर तैयार करता है वो पतला पेपर तैयार करता है, और पतला भी पेपर जो बनता है वो किसके लिए बनता है? न्यूज पेपर के लिए बनता है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर मध्य प्रदेश के राज्य में, नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में बुरहाननगर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। ये जिला भी नहीं है लेकिन अपने आप में प्रसिद्ध है। लोग बुरहाननगर को नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन नेपानगर को जानते हैं। ठीक है, बुरहानपुर वैसे भी फेमस है। ये बुरहानपुर वहीं फेमस है जहां बताया जाता है कि शाहजहां ने अपनी जो पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज महल, ठीक है, उनको सबसे पहली बार इसी बुरहान महल के काले ताजमहल के क्षेत्र में दफनाया था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया आगरा। ठीक है, तो बड़ा फेमस जिला है। ठीक है, तो बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है नेपा मिल्स, नेपा मिल्स लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड थे। ठीक है, तो नेपा मिल्स लिमिटेड का नाम पहले था नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जानते थे। यह मूल रूप से
1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा मंगाई गई कंपनी थी और इसे मैनेजमेंट ने 1949 में मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया। यानी ये कंपनी 1947 में खुली, निजी कंपनी के रूप में खुली, लेकिन 1949 में इनके मालिकों ने सरकार को बेच दिया और ये 1949 में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद लिया। 1959 में केंद्र सरकार की ये कंपनी बन गई, ठीक है, और बाद में राज्य सरकार ने इसे सेंट्रल यानी भारत सरकार को बेच दिया। यानी 1959 में ये सेंट्रल पेपर कंपनी बन गई, ठीक है। देश में ये पहली स्वदेशी अखबारी कागज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। याद रखना है, ये देश की पहली ऐसी कंपनी है जो स्वदेशी है और अखबार बनाने का काम करती है, ठीक है। तो नेपा शब्द को नेशनल इन्वायरमेंट प्रोडक्शन अथॉरिटी से लिया गया है। तो नेपा शब्द कहां से लिया गया है ये भी याद रखिएगा। तो नेपा शब्द जो है नेशनल इन्वायरमेंट प्रोडक्शन अथॉरिटी से लिया गया था और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया नेपा नगर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11वें का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कुल रेशम वस्त्रों का लगभग 50% से ज्यादा उत्पादन करता है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का 50% से ज्यादा जो है वो रेशम वस्त्रों का उत्पादन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज प्रोडक्ट अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, तो सिल्क के आधार पर बताइए क्या ऑप्शन होगा। कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल। बताइए फटाफट आंसर। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल में तो ना पश्चिम बंगाल का तो मतलब नहीं है, यहाँ तो ज्यादातर अन्य चीजें पाई जाती हैं और महाराष्ट्र और गुजरात होता तो हम मान सकते थे ये ऑप्शन आपका कॉटन का होगा, लेकिन यहाँ सिल्क पूछ रहा है तो सिल्क में एक ही है कर्नाटका। आंसर कर्नाटका है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य हर साल औसतन 8200 यानी 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन कर देता है। ठीक है, जो भारत में कुल रेशम का उत्पादन का 50% हिस्सा है। कर्नाटक में भी विशेषकर मैसूर, उत्तरी बेंगलुरु अपने रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें सिल्क सिटी यानी इन शहरों को सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि वे भारत में रेशम उत्पादन में काफी ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो रेशम काफी ज्यादा लोकप्रिय जो है वो कपड़ा बनाने का या फिर उत्पाद है जो जिसका उपयोग मोस्टली हम कपड़ों में ही करते हैं। तो सिल्क की साड़ियां वगैरह अन्य सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रेशम का उत्पादन कीड़े के द्वारा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इस पर हम कभी थियोरिटिकल क्लास में बात करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो अभी याद रखना है सबसे ज्यादा कर्नाटका वो भी देश के कुल उत्पादन का कितना 50% से ज्यादा, और उसमें भी दो शहर सबसे ज्यादा हैं, एक उत्तरी बेंगलुरु और दूसरा आपका हो जाएगा मैसूर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 13वां प्रश्न बताइए, पेरियार परियोजना है। तो पेरियार परियोजना बहुत ही फेमस परियोजना है और पेरियार परियोजना कहां है। तो साउथ में पेरियार परियोजना है। तो साउथ के जिले, ये अरुणाचल तो है नहीं, 3 तो साउथ के कर्नाटका में है नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, ये केरला में है। कहां है केरला में। तो एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलती है, यानी पेरियार नदी है और पेरियार नदी पर ही बनी पेरियार परियोजना है। तो पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। ये कहां गिरती है, ये पेरियार नदी कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कहां जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यह तीव्र ढाल में प्रवाहित होने के कारण समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। इस पेरियार यानी समांतर प्रतिरूप का मतलब क्या है कि समान प्रतिरूप को प्रभावित करती है। इसी नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है पेरियार जल विद्युत परियोजना। पेरियार नदी भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना है, अगर डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है कि केरल राज्य की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो नदी है वो पेरियार नदी ही है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट यानी इसका उद्गम जरूर यहां नहीं हुआ है। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है, यानी ये तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का एरिया है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। यहां से निकलती हुई तमिलनाडु से केरल में प्रवेश करती है और केरल से फिर अरब सागर में जाती है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ये तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। ठीक है,
और फिर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, इदुक्की बांध इसी पर बना हुआ है, यानी इसी नदी पर एक और बांध भी बना है, एक तो पेरियार जल विद्युत परियोजना के नाम से ही है, इसके अलावा इसी नदी पर इदुक्की बांध भी बना हुआ है, ठीक है। राज्य के कई मुख्य नगरों में इसी नगरी से प्राप्त होता है, राज्य के कई ऐसे प्रमुख नगर हैं जहां से बिजली वगैरह इसी नदी के द्वारा बने पानी से प्राप्त होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीकी में मुख्य रूप से शामिल हैं द पैकेज टेक्नोलॉजी विच द ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन कंप्रेस्ड मैनलीवी, ठीक है। पहला आंसर है हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीकी में मुख्य रूप से कौन शामिल है? मैन पावर, मैकेनिकल कल्टीवेटर और बिजली है, फसल पैटर्न, औद्योगिकीकरण, रासायनिक उर्वरकों में परिवर्तन, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और बीज की उच्च उपज किस्में, बिजली, सिंचाई, शुष्क खेती की शुरुआत। बताइए, हर ऑप्शन में 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें मुख्य तकनीकी हरित क्रांति के अंतर्गत क्या है? सिंचाई बिल्कुल आवश्यक है, जैव रासायनिक उर्वरक बिल्कुल सही है, ठीक है, और बीज की उच्च किस्में ये भी बिल्कुल आवश्यक है। यहां बिजली चाहिए, ठीक, सिंचाई चाहिए, ठीक, शुष्क खेती की शुरुआत इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां फसल पैटर्न चाहिए, औद्योगिकरण की कोई जरूरत नहीं है, रासायनिक उर्वरकों में परिवर्तन, ठीक है, ये हो सकता है। यहां मैन पावर चाहिए यानी लाइट चाहिए, ठीक है, और मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल कल्टीवेटर चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल कल्टीवेटर की कोई यहां जरूरत नहीं है, चाहिए तो अच्छी बात है, बिजली चाहिए, ठीक है, फटाफट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ये आपका सी वाला। फटाफट स्क्रीन से लीजिए, सी ऑप्शन सही है। अब थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी हम लोग। हरित क्रांति एक तकनीकी पैकेज था, हरित क्रांति, ठीक है, एक तकनीकी पैकेज था जिसमें दो प्रधान अनाज यानी 2 ही अनाज थे हरित क्रांति जब आई थी, ठीक है। तो चावल और गेहूं, ठीक है, चावल और गेहूं 2 ही अनाज थे, ठीक है। सिंचाई और नियंत्रित जल आपूर्ति और बेहतर नमी का उपयोग, उर्वरक और कीटनाशक तथा संबंधित प्रबंधन कौशल की उन्नत उच्च किस्म वाली किस्मों के लिए जो भौतिक घटक शामिल थे, ठीक है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इनको हम जनक मानते हैं, ठीक है, किसका? हरित क्रांति का, ठीक है। तो भारत में जो हरित क्रांति थी वो इन्हीं के माध्यम से, हरित क्रांति का मतलब हरी भरी फसलों का लहलाना, ठीक है, ज्यादा फसलें हों। और हरित क्रांति के तहत क्या किए थे हमने, ज्यादातर जो बीज थे, फसलों के बीज थे, वो हमने बाहर से मंगाए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा जोर दिए गए थे गेहूं के बीज और चावल के बीज पर। अगर चावल और गेहूं में भी दोनों ऑप्शन लगाने हैं तो आपको पहला चावल लगाना है, फिर गेहूं लगाना है, ठीक है। और कहा जाता है पहली बार भारत में सफलता से जो हरित क्रांति आई थी, पहला चरण, 2 चरणों में आई थी हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति का पहला चरण आया था 1964 से 66 के बीच में, ठीक है। लेकिन सही तरीके से 66 में क्रियान्वित हुआ जब भारत में प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है, क्योंकि 64 में मृत्यु हो गई नेहरू जी की, उसी समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कार्यवाहक बने, उसके बाद तुरंत ही शास्त्री जी को परमानेंट प्रधानमंत्री बना दिया गया। शास्त्री जी ने अपना 1 साल का कार्यकाल ही पूरा किया, उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते में, और उसके बाद इंदिरा गांधी बन गई थी, ठीक है। तो उसी दशक के समय में हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति का दूसरा चरण भी इंदिरा गांधी के समय में आया था, जो आया था 1980 से 1982 के बीच में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित कहां है? जो यूरेनियम से संबंधित है, ठीक है, बताइए फटाफट आंसर, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहां है? तो देखिए ये सबसे ज्यादा यूरेनियम क्या है? यूरेनियम वो धातु है जो दुनिया की सबसे महंगी धातु है। अब ये प्रश्न भी आता है, हम लोग ज्यादातर समझते हैं सबसे महंगी धातु, दुनिया की सबसे महंगी धातु
ज्यादातर लोग जानेंगे गोल्ड, लेकिन गोल्ड नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी धातु यूरेनियम है, जिसका उपयोग जो है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, जैसे बम वगैरह है, मिसाइल वगैरह है, उनके लिए इसका प्रयोग मोस्टली किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा धातु है। अब कह रहा है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये झारखंड में है। कहाँ, ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी पढ़ लेते हैं इसकी। देखिए 15 का सी। अब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये सिंह भूमि, ये राजस्थान में जिला पड़ता है सिंह भूमि, सिंह भूमि। ठीक है, तो सिंह भूमि में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूरेनियम खनन और ये खनन और खुदाई के लिए और प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक सार्वजनिक संयंत्र है, यानी एक सरकारी संयंत्र है जो भारत सरकार के अंडर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिसका उद्देश्य था भारत में यूरेनियम एस्का का खनन करना और शोधन करना, यानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर यूरेनियम को निकाला जाए और निकालने के बाद उस यूरेनियम का शुद्धिकरण किया जाए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने 1967 में यूरेनियम सेंट्रल कॉर्पोरेशन के आधार पर यह भारत का सार्वजनिक संयंत्र झारखंड के सिंह भूमि जिले में बनाया था। उस समय झारखंड राज्य नहीं था, उस समय इसका ये राज्य था बिहार, लेकिन 2000 ईस्वी में बिहार से एक नया राज्य बन गया झारखंड। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा के मैदान में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों को कहा जाता है। गंगा के मैदान में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, जलोढ़ का मतलब होता है भाकर लाए गए निक्षेप। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इसको भावर कहते हैं, इसको भांगर कहते हैं, इसको खादर कहते हैं, इसको तराई कहते हैं। ये चारों शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जलोढ़ निक्षेप को कहते क्या है? ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो जलोढ़ निक्षेप को जो फाइनली हमें मिलता है, टचअप मिलता है, वो कहलाता है खादर। क्या कहलाता है? खादर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे है हम जरा इसको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए सही उत्तर खादर है। ठीक है, खादर मिट्टी निचली मिट्टी होती है, खादर मिट्टी निचली मिट्टी होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझेंगे, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। जब नदियां उच्च स्थानों से कहां आती हैं? निम्न स्थान। अब निम्न स्थान में आएंगी तो वो कटान करेंगी। क्या करेंगी? कटान करेंगी। ठीक है, कटान करेंगी, और कटान करने से ही किसकी शुरुआत होगी? मैदान की। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, अब इसका एक क्रम याद करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जब नदियां ऊपर आएंगी तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक शब्द आएगा जिसका नाम है भाबर। भाबर या भवर, कहीं कहीं भावर लिखा होता है, कहीं कहीं भवर। भवर का मतलब होता है कि जब नदियां उच्च स्थानों से ग्लेशियर से निम्न स्थानों यानी मैदानी क्षेत्र या उबड़ खाबड़ क्षेत्र में आएंगी तो कटान करेंगी। अब वो बड़ी बड़ी चट्टानों में कटान करेंगी तो उनका जो पानी है वो उन ऊंचे नीचे क्षेत्रों में भंवर की तरह घूमने लगेगा और धीरे धीरे कटान होने लगेगा। तो इसे हम कहते हैं भाबर। भाबर का मतलब गोल गोल घूमना। दूसरा शब्द है, जब ये भाबर हो जाएगा तो दूसरा शब्द बनेगा जिसका नाम है तराई। क्या बनाएगा? तराई। अब तराई हमने इसलिए कहा कि जब ये कटान होगा तो लगभग जो भूमि है वो कुछ कुछ प्लेन मिल जाएगी, और कुछ कुछ प्लेन मिलने की वजह से पानी एक जगह भर जाएगा, और जब पानी एक जगह भर जाएगा तो वो मिट्टी को बनाने का काम करने लगेगा। ठीक है, तो तराई का मतलब होता है समतल इलाका। ठीक है, तो तराई। अब उसके बाद जब तराई क्षेत्र बन जाएगा तो तराई क्षेत्र के बनने पर ही एक क्षेत्र बनेगा जिसका नाम है जलोढ़। क्या बना? जलोढ़। जलोढ़ कैसा बना? जब उच्च स्थानों से यानी ऊपरी स्थानों से नदियां अपने साथ अवक्षेप लेकर आएंगी तो अवक्षेपों के आधार पर वो तराई मैदान को उपजाऊ बनाएंगी, उर्वरक बनाएंगी, उसको हमने जलोढ़ कह दिया। अब इसमें कुछ ऐसे स्थान होंगे जो ऊंचे होंगे, कुछ ऐसे स्थान होंगे जलोढ़ के जो ऊंचे होंगे, और कुछ ऐसे स्थान होंगे जलोढ़ के जो नीचे होंगे। तो उच्च स्थानों को, निम्न स्थानों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ऊपरी स्थानों को जो पहले बनता है जलोढ़ में वो बनता है बांगर। बांगर क्या होता है? जो ऊंचा स्थान होता है जहां पानी कटान कर ही नहीं पाता, और जब पानी कटान कर नहीं पड़ेगा तो क्षेत्र उपजाऊ बन ही नहीं सकता, तो ये जलोढ़ बांगर कहलाता है। और जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? ठीक है, जो नीचे स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? खादर। जलोढ़ खादर। तो खादर मिट्टी कैसी होती है? खादर मिट्टी उपजाऊ होती है जो जलोढ़ का ही भाग है। इसका क्रम है, पहले भावर, फिर तराई,
फिर जलोढ़, जलोढ़ में दो है, पहले बांगर और फिर खादर। अब पढ़िए, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, खादर। ठीक है, खादर मिट्टी निचली मिट्टी होती है जो बारिश के मौसम में, कहा, जो बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ के द्वारा प्लावित हो जाती है और यह नई जलोढ़ मिट्टी को बनाती है और यह प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा की जाती है। जो महीना जो महीनों, इसमें महीनों लिखा होगा, जो महीनों, गाद का मतलब होता है गड़ा हुआ एक जगह, जो महीनों गाद द्वारा जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है। इसी प्रकार खादर नदियों के बाढ़ के मैदानों पर कब्जा कर लेती है और हर साल ताजा गाद जमा कर देती है। खादर भूमि आमतौर पर कंक्रीशन से समृद्ध होती है, यानी जो आमतौर पर जो खादर भूमि है इसमें थोड़ी बहुत कंकड़ वगैरह पाई जाती है और इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ के पिंड वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मिट्टी उपजाऊ होने लगती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ये उत्तर विशाल मैदान का पार्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, 16वां हो गया था ना, 17वां होगा, सॉरी 17वां प्रश्न होगा, एक मिनट। ठीक है, 17वां प्रश्न है, 1498 में बासिको डिगामा कहां पहुंचा था? तो 1498 में बासिको डिगामा कहां पहुंचा था? ये त्रिवेंद्रम में पहुंचा था, ये वैसे इतिहास का भी क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी में भी आ गया। कोचीन में पहुंचा, कालीकट में पहुंचा, रत्नागिरी में पहुंचा। बताइए फटाफट आंसर इसका। भाई कमेंट वगैरह करते रहिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है? 17 का क्या हो जाए? कालीकट। सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। ठीक है, अब कालीकट को ही कहते हैं कोझीकोड, हिंदी में इसे कहा जाता है कोझीकोड। कोझीकोड, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोझीकोड क्या होता है। मोस्टली जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कालीकट लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो इसको कोझीकोड भी कहते हैं, हालांकि अब ज्यादातर कालीकट ही नाम फेमस हो गया। ठीक है, तो 1498 में पहुंचा था। तो चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 20 मई 1498 को केरल के कोझीकोड जिले में कालीकट, ठीक है, क्योंकि जिले का नाम अभी भी कोझीकोड है, तो कालीकट इसको हम, और गांव का नाम भी दिया गया। कालीकट में एक गांव का नाम है जिसका नाम कापड़ गांव था। ठीक है, और यहीं से कुछ दूर कोच्चि में बासिको डिगामा की यहीं पर बताई गई कब्र भी बनी है। ठीक है, यहां से वो 3 बार वे पुर्तगाल गया, यानी यहीं से वो 3 बार पुर्तगाल गया। बासिको डिगामा यानी बासिको डिगामा इंडिया आने के बाद पुर्तगाल भी भारत में आए, और मतलब बासिको डिगामा के बाद इंडिया में कई सारे पुर्तगाली आए। ठीक है, और गोवा में उन्होंने अपने साम्राज्य की क्या करी? स्थापना करी। ठीक है, इन्होंने पुर्तगालियों ने अपना जो हब था वो गोवा के क्षेत्र को बनाया था। ठीक है, तो बासिको डिगामा यहां आया था 20 मई 1498 को। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 18वां देखिए, 18वां प्रश्न है, महासागरीय अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से और वे स्थान जहां भी स्थित हैं कौन सा गलत है? गलत हमें एक ऑप्शन छाड़ना है जो महासागर से संबंधित है। पहला पढ़ते हैं, ए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय भारत का महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान सही है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, चेन्नई में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका महासागर अनुसंधान केंद्र ये गोवा में है क्या? तो ये गोवा में है, हाँ जी ये भी गोवा में है, सही है। इंडियन नेशनल सेंटर ओशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्या ये मुंबई में है? ये मुंबई में नहीं है। ठीक है, और डी है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, क्या ये कोच्चि में है? हाँ ये है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है आपका, इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे इसकी। देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यानी स्वायत्त संगठन का मतलब क्या है कि निजी संगठन है जिसका उद्देश्य चल रहे महासागर अवलोकनों और पद्धतिगत लक्षित अनुसंधान के माध्यम से निरंतर प्रगति के माध्यम से सबसे बड़ी महासागर सूचना और सलाहकार सेवाओं के साथ समाज, व्यापार, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय की सेवा करना है। और इसका जो सेंटर है वो दरअसल में मुंबई में नहीं है, ये हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किसकी खेती के लिए प्रयोग किया जाता है? ये तो मुझे लगता है हर कोई बच्चा बता देगा। अब कह रहा है भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किसकी खेती के लिए किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा भारत के क्षेत्रफल में उगाई जाती है? गेहूं। देखिए वैसे गेहूं भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है, ठीक है, खाई जाने वाली फसल गेहूं नहीं है। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। चावल गेहूं की तुलना में ज्यादा खाया जाता है। अब स्वाभाविक बात है, जो फसल ज्यादा खाई जाती होगी उसी को ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन उत्पादन गेहूं का ज्यादा होता है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ उत्पादन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किस खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कम है ज्यादा हो रहा है वो अलग बात है, तो इसका आंसर होगा चावल, राइस। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। कहां कहां की जाती है जरा देख लेते हैं। बंगाल में की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है, आंध्रा में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में आदि कई राज्य हैं जहां मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। यानी ये भारत ही नहीं, एशिया महाद्वीप और अन्य सारे देशों का भी मुख्य भोजन है, क्योंकि लोग गेहूं से ज्यादा चावल को पसंद करते हैं। और मैंने बताया भी था, भारत की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल या खाद्यान्न फसल पहले नंबर पर चावल है और दूसरे नंबर पर गेहूं। लेकिन उत्पादकता के आधार पर अगर देखें, उत्पादकता के आधार पर या उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ी फसल गेहूं ही है। क्षेत्रफल के आधार पर चावल है। वो तीनों में अलग अलग पॉइंट हैं आपके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये था 19 का बी। चलिए, अब कह रहा है शोएक किसकी सहायक नदी है? शोएक नदी एक शोएक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नहीं। शोएक सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है, सतलज। अब ये तीनों सिंधु तंत्र हैं, तो इसमें चिनाब की तो नहीं है, ये सतलज की भी नहीं है, सिंधु मिलती है, ये सिंधु की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए, सोएग नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है जो उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है। कुछ 550 किलोमीटर फैले गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है। सोएग नदी रिमो ग्लेशियर से निकलती है, जो सियाचिन ग्लेशियर की सहायक नदियों में से एक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नदियों का टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जब मैं सिंधु तंत्र पढ़ाऊंगा तब आप उसको डीप से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो नीली क्रांति, अब ये मछली उत्पादन से, तो जो आपकी नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से है। दुग्ध क्रांति है वो दूध से है। तेल उत्पादन से है, तेल उत्पादन का मतलब जितने भी तेल वगैरह है वो सब इसी से आते हैं। खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन में तो सारी फसलें आ गई, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें हैं। तो इसका आंसर मछली उत्पादन है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्याख्या देख लेते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नीली क्रांति कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके मछली आती है, लेकिन मछली के अलावा जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले जलीय जीव जिन्हें हम सी फूड कहते हैं, उन सबके लिए क्रांति होती है। ये भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च की गई थी। यानी जब सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत में आई थी तभी इसको लॉन्च किया गया था, यानी 1985 से लेकर 1990 के बीच में, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी को प्रयोजित किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए 22वां देख लेते हैं। 22वां का क्वेश्चन, तारपीन का तेल कहां मिलता है? काजू के छिलके में, काजू का छिलका से मिलता है तारपीन का तेल, चीड़ के तेल से मिलता है, या यूगोलिप्ट से मिलता है, या सिनकोना का पेड़ से मिलता है? बताइए जल्दी से। तो तारपीन का तेल काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इसका यूज काफी अच्छा है। तो इसका आंसर है चीड़ के तेल से, ये चीड़ के तेल से निकलता है, यानी पाइन ट्री। एक बार पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। तारपीन संगद्ध वाष्पशील तेल है, वाष्पशील तेलों में इसका स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, इसमें तारपीन का तेल भी कहते हैं। यह चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो इसको चीड़ के पेड़ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन, खेती का झूम विधि, खेती की जो झूम विधि होती है या झूम खेती भी होती है, इसका व्यवहार कहाँ हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ, मध्य उच्च भूमि में हुआ, तटीय नागालैंड में हुआ, या तो सॉरी तटीय तमिलनाडु में हुआ, नागालैंड में। तो झूम खेती का ज्यादातर यूज नागालैंड में होता है, इसका आंसर होगा नागालैंड में। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कृषि की यह प्रक्रिया काफी पुरानी है, इसे आग की परती खेती, इसे आग की परती खेती या स्लैश के साथ साथ जलाने की खेती के रूप में भी प्रयोग की जाता है। कृषि की प्रक्रिया ज्यादातर विभिन्न भारतीय राज्यों, मैंने कहा था पूर्वोत्तर वाले, जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि झूम खेती के अंतर्गत क्या करते हैं, जो फसल का पूरा प्रक्रिया होता है, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं को काट लिया जाता है, काटने के बाद जो बालियां वगैरह होती हैं उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको काट लिया जाता है और फिर खेत में आग लगा दी जाती है, और उसके बाद जो उसकी राख वगैरह मिलती है वो खेतों में जुताई के दौरान मिल जाती है, यानी जब खेत की जुताई होगी तो राख उसी में मिल जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं झूम खेती। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, 23 हो गया तो हाँ जी 24 ही है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, ये अंगूर की खेती के लिए है, ग्रेप्स के लिए, पोटैटो के लिए, एप्पल के लिए या स्ट्रॉबेरी के लिए, किसके लिए है? तो हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर सेब वगैरह पाए जाते हैं, एप्पल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एप्पल। और कुल्लू घाटी में तो एप्पल काफी हद तक है, तो इसका आंसर सेब है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में एक विस्तृत खुली घाटी है जो मनाली लारजी के बीच में ब्यास नदी द्वारा बनाई गई है। यह घाटी अपने आप में मंदिरों, सुंदरता, चीड़ और देवदार के वृक्षों से घिरी हुई है, आच्छादित हुई है, और अपनी राजसी पहाड़ियों और विशाल सेब के बागों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है आपका फसलों का, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 24 का। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। लौंग है, ठीक है, यानी क्लॉव्स है। लौंग का प्रयोग ज्यादातर हम खाने वगैरह में या अन्य सारी चीजों में करते हैं। ठीक है, तो लौंग जो है, ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह में तो काफी तरह बताया जाता है कि लौंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लौंग होती कहाँ है? ये दरअसल में कहाँ, पौधे के किस भाग में होती है? ये तने में, तने की जो गांठ के रूप में पाई जाती है लौंग, ये जड़ की गांठ के रूप में पाई जाती है, लौंग पत्तियों में मिलती है, लीव्स में मिलती है, या फिर जो या फिर सूखे फूल में, ड्राई फ्लावर्स में मिलती है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर होगा? तो दरअसल में जो लौंग होता है, लौंग क्या होती है, वो फूल में ही मिलती है। जब फूल, मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई पौधा होगा, उस पौधे में क्या होगा, उस पौधे में क्या होगा, फूल निकलने का प्रोसेस होगा। फूल जब ये बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद ये फूल सूख जाता है, सूखने के बाद जो इसका बीज होता है, वो वही बीज जो है वो सूखे फूल के रूप में हमें प्राप्त होता है या फल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को सूखे फूल के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लौंग कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यादातर मसालों वगैरह में भी होता है। तो देखिए लौंग के यूजीनिया, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ठीक है, यानी ये जो फूल की कलिका है, लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है, इसको हम अंग्रेजी में क्लोव कहते हैं, जो लैटिन शब्द क्लेवस से मिलकर बना है। और मैंने बताया था इसका प्रयोग ज्यादातर हम मसालों वगैरह में भी करते हैं, आयुर्वेदिक तौर पर भी करते हैं, चाय में भी इसका अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित थे। तो लास्ट वीक से, यानी लास्ट वीक में 6 क्लास हुई थी और आज इस वीक का पहला डे है, यानी मंडे है, तो इसमें भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करेंगे और बहुत जल्द उम्मीद है कि हम लोग पॉलिटी के भी आपके एमसीक्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगले वीक से उम्मीद है कि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोग
चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही आप लोग हमारा समर्थन करते रहिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, जाने से पहले वही 2-3 निवेदन आपसे एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। सबसे पहला निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे सारे वीडियो होते हैं जो चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो हो सकता है वो वीडियो आपको डायरेक्टली मिले या ना मिले। चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है, आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और उसमें भी टाइप 2 आते हैं, एक तो नोटिफिकेशन का, एक ऑल नोटिफिकेशन का। तो ऑल नोटिफिकेशन का प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप सबसे पहले लाइव माध्यम से उस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। साथ में ही हमने चैनल के लिंक में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में नए काम से शुरू करूंगा और आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।